अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस नॉलेज। मेरा नाम है जिब्रान सईद और आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन। इनके डिफरेंस और इनके डिफरेंट टेक्निक और पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपको कोई भी वीडियो की डिमांड है, आप कोई भी वीडियो या लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा हम इस चैनल के ऊपर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी के रिलेटेड जनरल टॉपिक्स भी के बारे में वीडियो बनाते हैं और इंटरनेशनल स्टडी अब्रॉड, स्पेसिफिकली स्टडी इन इटली एंड स्टडी इन यूएसए के रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलेंगी। जब एमडी कैट का सेशन आएगा इंशाल्लाह आपको एक पूरी बायोलॉजी की सीरीज़ मिलेगी एमडी कैट पे, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं इस वक्त। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले म्यूटेशन है क्या? ये एक हेरिडिटरी चेंज है इन डीएनए के अंदर जो विरासती मादा है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओवरऑल फंक्शनिंग एंड इफेक्ट एक्टिविटीज़ आर द डेवलपमेंट ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। They are essential to the study of the genetics and useful in the many other biological fields. Somatic mutation, अच्छा अब म्यूटेशन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंट डिसीज़ और मैनिपुलेट कर सकते हैं जीन को और अपने बेनिफिट और डिसीज़ को रिकवर भी कर सकते हैं। दो टाइप की म्यूटेशन है, वन इज़ अ सोमैटिक म्यूटेशन एंड अदर इज़ अ जर्नलाइन म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन वो वाले बॉडी के सेल जिनके जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते, यानी कि जिनसे स्पर्म या एग या गमीट नहीं बनते, वो तमाम सेल सोमैटिक सेल कहलाएंगे और उनकी म्यूटेशन सोमैटिक म्यूटेशन कहलाएगी। और ये म्यूटेशन इतनी ज़्यादा शदीद नहीं होती क्योंकि ये अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत शदीद भी होगी तो पर्सन की लाइफ को थ्रेटन करेगी लेकिन अगली पूरी नस्ल, होल जनरेशन को इफेक्ट नहीं करेगी। हाउएवर जर्मलाइन म्यूटेशन वो वाली म्यूटेशन जो गमीट बनते वक्त होती है या गमीट के अंदर होती है या उन सेल में होती है जिनसे गमीट बने होते हैं, जस्ट लाइक द ओसाइट्स हो गए हमारे पास या फिर स्पर्मेटोसाइट्स हो गए जिनसे स्पर्म्स एंड एग पैदा होते हैं। क्योंकि ये अगली नस्ल में बन जाएगी और उनसे जाइगोट से पूरी बॉडी बनेगी तो हर सेल इफेक्टेड होगा और उससे आगे जितने ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे उन सब में ये इफेक्ट जा सकता है। इट इज़ मोर डिजास्ट्रियस। अब बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन में क्या फ़र्क है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम उस म्यूटेशन को कहेंगे जो खुद ब खुद होती है, बाय चांस, बाय नेचर, बाय नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, अपने आप में हो। द म्यूटेशन दैट आर रिजल्ट फ्रॉम द नेचुरल चेंजेस इन अ डीएनए स्ट्रक्चर। अब ये किस दौरान हो सकती है? ड्यूरिंग सेल साइकिल मोस्टली होती है, जिसमें इंटरफेस के दौरान हो सकती है, G1 फेज, G2 फेज या S फेज, या कई दफ़ा माइटोटिक प्रोसेस के अंदर भी होती है। आगे कितने रेट है, क्या परसेंट चांसेस हैं म्यूटेशन होने के? अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन अ यूकैरियोटिक सेल तो इसकी जो रेट है वो 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻�6 पर जीन पर जनरेशन है। एक जनरेशन में एक जीन के अंदर इतने परसेंट या इतनी शरह से रेंज से म्यूटेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर यही प्रोकैरियोट की बात की जाए बैक्टीरिया के केस में तो ये फेज़ हमारे पास थोड़ा सा कम हो जाता है। 10⁻⁻⁵ से लेके 10⁻⁻7 पर जीन पर जनरेशन होती है। तो यूकैरियोट में जीनोमिक मटेरियल बड़ा होता है, ज़्यादा डीएनए होता है, ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ज़्यादा जीन की कोडिंग होती है, तो वहाँ पे म्यूटेशन के भी चांसेस ज़्यादा हैं। जेनेटिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इफेक्ट इन अ म्यूटेशन रेट। कौन कौन इफेक्ट हो सकता है? इंड्रोसोफिला मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्ट्रेन भी इफेक्ट हो सकती हैं और डिफरेंट म्यूटेशन रेट रख सकते हैं। फ्लाई स्ट्रेन्स डिपेंड करते हैं म्यूटेशन रेट के ऊपर कि उनकी कितनी रेट्स होंगे। हाउएवर मैनी स्पॉन्टेनियस एरर्स आर करेक्टेड बाय द सेलुलर रिपेयरिंग सिस्टम। म्यूटेशन अब होती है, अगर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या ऑर्गेनिज्म उससे इफेक्टेड होगा? नो। समटाइम म्यूटेशंस को या मोस्टली म्यूटेशन के वजह से होने वाले इफेक्ट को काउंटर बैक कर लिया जाता है और डीएनए को वापस रिपेयरिंग मैकेनिज्म से ठीक भी कर लिया जाता है। अगर कोई सेल बहुत ज़्यादा म्यूटेशन का शिकार हो जाए तो उसे स्पॉन्टेनियस डेथ की तरफ भी ले जाया जा सकता है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से बच जाए तो देन वो बहुत सारी प्रॉब्लम काज करेगा। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की कैटेगरीज की बात करें तो जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रेप्लिकेशन एरर आते हैं, रेप्लिकेशन के दौरान ये काम होते हैं, तो यहाँ पे हम 5 डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी हैं। हाउएवर टॉटोमेरिक शिफ्टिंग, वेबल बेस पेयरिंग या स्ट्रैंड स्लिपेज या फिर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर या स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस जिसमें डीप्यूरेशन एंड डीअमाइनेशन वगैरह आती हैं।
सबसे पहले बात करते हैं टोटोमेरिक शिफ्टिंग। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे हम कन्वेंशनल एफएससी या मैट्रिक लेवल की म्यूटेशन को नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे हम पॉइंट म्यूटेशन के बारे में सिर्फ डिलीशन, इंसर्शन और उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन वगैरह या फ्रेम शिफ्ट को नहीं देख रहे, हम बेसिक्स को देख रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पे म्यूटेशन इंड्यूस होती है। सबसे पहले टाटोमेरिक शिफ्टिंग, मतलब हर नाइट्रोजनियस बेस का टाटोमेरिक आइसोमर होता है। ठीक है, अब टाटोमेरिक आइसोमर अपने बेस पेयर पार्टनर को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करता है। पहले तो हम उनकी फॉर्म्स देख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है जी थायामीन। अगर आप गौर करें तो थायामीन के ऊपर जो हमारे पास ऑर्थो पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, वहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे स्टार्ट पे ऊपर पे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। बट दैट प्रोटीन में शिफ्ट टू द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक इट्स डबल बॉन्ड एंड दैट डबल बॉन्ड में फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन, जस्ट लाइक दैट। ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ही आएगा, सॉरी, यहाँ पे सॉरी, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन था वो उतर के ऊपर चला गया और डबल बॉन्ड इधर आ गया। ये जो थायामीन की ये फॉर्म है, ये कॉमन है, मोस्टली ये पाई जाती है, लेकिन रेयर हालत में ये फॉर्म भी पाई जाती है। अब इसकी बात करें, इससे इफ़ेक्ट क्या होता है, तो अगर हम नॉर्मल थायामीन का जिक्र करें, नॉर्मल थायामीन, तो वो हमारे पास नॉर्मल थायामीन की फॉर्म एडेनिन के साथ यूनाइट होती है। ठीक है, वेयर एज जो नॉन नॉर्मल फॉर्म है एडेनिन की, वो ग्वानिन या साइटोसिन के साथ भी यूनाइट हो सकती है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम इधर बात कर लेते हैं साइटोसिन की, एक देखते हैं। वैसे ग्वानिन के भी बीच में भी सेम शिफ्टिंग होगी जो कि थायामीन के केस में थी। अगेन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन उतर के ऑक्सीजन के पास जाएगा और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। दैट इज़ अ रेयर फॉर्म ग्वानिन। अब ग्वानिन नेचुरली, ये आप इधर देख सकते हैं, ग्वानिन नेचुरली अटैच होता है, मैंने ग्वानिन की भी एग्जांपल नहीं कोट की, साइटोसिन की देखते हैं। साइटोसिन के केस में भी ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, एन डबल टू हाइड्रोजन लगे हुए हैं। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन नीचे वाले रिंग नाइट्रोजन के पास आ जाता है और नाइट्रोजन कार्बन का डबल बॉन्ड जौन सा है, उनमें से एक डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होके नाइट्रोजन के साथ आ जाता है। अब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो गया बाहर वाला और अंदर की तरफ नाइट्रोजन लग गया। दैट इज़ अ रेयर फॉर्म ऑफ द साइटोसिन। नॉर्मली साइटोसिन जुड़ती है ग्वानिन के साथ। ये वाला स्ट्रक्चर देखें, कॉमन guanine form is unite or have the hydrogen bond with the guanine cytosine with the naturally guanine, but rare form of the cytosine may adhere with the common form of the adenine। मतलब अगर कहीं पे डीएनए में गवान साइटोसिन लगी हुई है, वो नॉर्मल है, तो वो गवानिन के साथ फेस करेगी, उसके साथ बॉन्ड बनाएगी। लेकिन अगर वो रेयर फॉर्म है साइटोसिन की, जिसके अंदर रिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लेता है और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है आपके पास बाहर की तरफ, तो वो हमारे पास अटैच हो जाएगा एडेनिन के साथ। बट इधर एक मिस्टेक है, काइंडली गौर कीजिएगा। ये नाइट्रोजन के साथ कार्बन का रिंग में डबल बॉन्ड दिखाया गया, ये आपने इधर नहीं बनाना, ये बाहर वाले नाइट्रोजन के साथ इस कार्बन का डबल बॉन्ड बनाना है। रुके, मैं इधर इसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, शायद हमें इधर कोई हेल्प मिल जाए। हाँ, ये आ गया पेन और ये आ गया कलर और इट इज़ अनेबल टू जूम। ये वाले हिस्से पे आपकी ये एडिटिंग आनी है, पता नहीं ये जूम नहीं होता। हाउएवर हम इसे छोड़ सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कौन सी बात आ गई, टाटोमेरिक शिफ्टिंग। तो हर एक टाटोमेरिक फॉर्म जो रेयर और कॉमन वैसे यूनियन करती थी, लेकिन अगर उसकी रेयर फॉर्म आ जाए तो वो इन्वर्टेड फॉर्म के साथ जुड़ जाती है। जैसे इधर गवानिन जुड़ी हुई है, कॉमनली गवानिन आती है साइटोसिन के साथ, इधर रेयर फॉर्म गवानिन थायामीन के साथ जुड़ी हुई है, तो ये लास्ट में ऐड अप है, ये वाला देख लें। तो आप इस वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, तो हमारे पास इस तरीके से शिफ्टिंग हो सकती है, रॉन्ग पेयरिंग हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ अ वेबल बेस पेयर शिफ्टिंग। वेबल बेस पेयर शिफ्टिंग में अगर डीएनए की हेलिकल फॉर्म जो सी है, हेलिकल स्टैंड जो बनता है, जिसमें ईच टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के इक्वल आता है, बी टाइप डीएनए, उसके अंदर अगर उसकी हेलिकल फॉर्म लूज हो, फ्लेक्सिबल हो, तो क्या होने के चांसेस हैं।
इन दैट केस फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ज़रा गौर करें। ऊपर की तरफ स्टैंड में TTCG है और नीचे AAGC है। हाउएवर रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन के दौरान ऊपर वाला टेम्पलेट TTCG और नीचे वाला AACC, लेकिन टेम्पलेट बनते वक्त अगर इनके बीच में वेबल बन गया, एक यानी कि गैप बन गया, ओवर लूपिंग बन गई, तो एडेनिन फेस कर रही है थायामीन को, नीचे ऊपर थायामीन और नीचे एडेनिन, और इस तरफ गवानीन साइटोसिन को, लेकिन सेंटर वाला जो थायामीन है वो बहुत ऊपर है, तो मिस्टेकनली वहाँ पे उसके अपोजिट साइड पे एडेनिन लगने के बजाय गवानीन लग जाती, ठीक है, लूज फिक्सिंग की वजह से। देन फिर वो अगेन रेप्लिकेट करते हैं, तो ऊपर TTCG और नीचे AAGC के बजाय इस वक्त AGGC है, और जब ये स्टैंड अपना क्या कहते हैं अगेन रेप्लिकेशन कंप्लीट करेगा तो एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें TCCG नया कोडान आएगा, ना कि TTCG आएगा, तो म्यूटेंट फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से एक रेप्लिकेशन के दौरान म्यूटेशन इंड्यूस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रैंड स्लिपेज। स्ट्रैंड स्लिपेज में क्या होता है, जब न्यूली स्टैंड रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उसमें एक न्यू सिंथेसाइजिंग स्टैंड होता है एंड अदर वन इज़ अ टेम्पलेट स्टैंड, जिसे देख के पॉलीमरेज एंजाइम कर रहा होता है, उसे रीड करके उसके कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को जोड़ रहा होता है। इस दौरान क्या होता है, स्ट्रैंड स्लिपेज में अकर व्हेन द वन न्यूक्लियोटाइड स्टैंड फॉर्म अ स्मॉल लूप, एक लूप बना लेता है। अब वो लूप न्यू स्टैंड में भी हो सकता है और टेम्पलेट स्टैंड में भी हो सकता है, लेकिन वो लूप की वजह से एक नया न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप ये न्यूली सिंथेसाइजिंग स्टैंड को ज़रा गौर से देखो और ये रीजन देखो, लास्ट 4 न्यूक्लियोटाइड ऊपर वाले के 3 प्राइम के एंड पे टेट्रा ए है, ए यानी कि एडिनिन 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 एडिनिन, और नीचे की तरफ आपके पास 5T है, थायामीन 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 थायामीन। अब अगर सेकेंड लास्ट एडिनिन लूप का शिकार हो जाए, जस्ट लाइक दिस वन, आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला स्टैंड थोड़ा सा स्लिप होके पीछे हुआ, एक थायामीन के खिलाफ एक एडिनिन, दूसरी थायामीन के खिलाफ दूसरी एडिनिन, तीसरी एडिनिन तीसरे थायामीन के बजाय ऊपर की तरफ लूप कर रही है, ये ऐसे, ये ऊपर बाहर निकल गई, जुड़ी भी है, लूप बना के ऊपर निकल गई, और चौथी थायामीन एडिनिन को चौथे थायामीन के साथ होने के बजाय वो तीसरी थायामीन से जुड़ जाती। फिर ये अपने आप को कंप्लीट करते हैं, एडिनिन एक और लगती है, एक और लगती है, तो 5 थायामीन के अगेंस्ट लीनियरली 5 एडिनिन लग जाती हैं, लेकिन छठी एडिनिन ऊपर की तरफ लूप में होती है। जब वो लूप रिपेयर होता है बाद में, ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 नीचे एडिनिन लगी, नीचे 5 थायामीन है और छठी एडिनिन ऊपर लूप में है। बाद में जब इसके एडिशन होगा, यानी कि ये स्टैंड थोड़ा सा खींचेगा और क्वालिंग करने लगेगा, तो यहाँ पे एक थायामीन एक किस्म की उस एडेनिन के अगेंस्ट नहीं होगी, तो DNA रिपेयरिंग मैकेनिज्म उसके अगेंस्ट एक थायामीन डाल देगा, तो बदले में यहाँ पे 5 थायामीन के बजाय 6 थायामीन बन जाएंगी, ऊपर 6 एडिनिन बन जाएंगी, तो इंसर्शन हो जाएगी, एक पूरा बेस पेयर ऐड हो जाएगा। अब ये हुआ था न्यूली सिंथेसाइजिंग स्टैंड में, बट इट मे बी पॉसिबल इन टेम्पलेट स्टैंड, जस्ट लाइक दैट। 4 एडिनिन है, नीचे 5 थायामीन है, लेकिन जो आपके पास मिड वाली थर्ड थायामीन है वो भी नीचे की तरफ लूप बना जाती है। अब हर एक थायामीन के खिलाफ लीनियर फॉर्म में 4 एडिनिन मौजूद है, लेकिन इधर आपके पास एक थायामीन एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। अब लीनियर फॉर्म में भी ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इसके अगेंस्ट एक और एडिनिन लगा दी जाए, लेकिन इट आल्सो माइट पॉसिबल कि ये थायामीन को डिलीट कर दिया जाए रिपेयरिंग मैकेनिज्म के दौरान, और यहाँ पे 5 पेयर ऑफ एडिनिन थायामीन के बजाय 4 पेयर ऑफ एडिनिन एंड थायामीन हो जाए, तो रिजल्टेंट आपके पास डिलीशन भी हो सकती है और इंसर्शन भी हो सकती है। मोस्टली इंसर्शन इन द केस ऑफ न्यूली सिंथेसाइजिंग स्टैंड के अंदर लूपिंग की वजह से होगी, और डिलीशन मोस्टली टेम्पलेट स्टैंड के अंदर लूपिंग की वजह से होगी। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर के लिए मोस्टली
जो आपके पास स्टैंड्स हैं उनके ऊपर ख़ास किस्म के बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं जहाँ पे क्याज़मेटा बनता है और क्रॉस ओवर करते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द टू डीएनए मॉलिक्यूल अलाइन, एक दूसरे के सामने आते हैं। क्रॉस ओवर प्रोड्यूस नो नेट चेंज, जितना मटेरियल एक क्रोमोसोम से दूसरे पे जाएगा उतना ही वापस भी आएगा दूसरे से। लेकिन मिस अलाइनमेंट पेयरिंग में रिजल्ट द अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। एग्जाम्पल के तौर पे आप इधर देखें, ये असूलन तौर पे यहाँ पे सीक्वेंस रेपिटेशन है, थायमिन थायमिन एडिनिन एडिनिन थायमिन थायमिन एडिनिन एडिनिन। नीचे भी रेपिटेशन है। असूलन तौर पे 4 फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड 4 लास्ट न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में, नीचे वाले 4 फर्स्ट और लास्ट के दरमियान में क्याज़मेटा बनना था। यानी कि इधर 2 थायमिन 2 एडिनिन, इसके 2 एडिनिन 2 थायमिन के सामने आने थे और दरमियान में बनना था। लेकिन बाई मिस्टेक वो इन 4 एडिनिन स्टार्टिंग 4 न्यूक्लियोटाइड में जो 2 न्यूक्लियोटाइड एडिनिन किया उनके बाद लूप अटैचमेंट करने के बजाय वो लास्ट वाले 2 एडिनिन के साथ हो जाता है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर का क्याज़मेटा बना लेता है। अब इस दौरान वो जब आपस में रीशफलिंग करेंगे तो उधर से जो जेनेटिक मटेरियल इधर शिफ्ट होगा वो कम आएगा और इधर से जो जेनेटिक मटेरियल उधर शिफ्ट होगा वो ज़्यादा जाएगा। तो रिजल्टेंट कुछ क्रोमोसोम ज़्यादा मटेरियल ले जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम कम मटेरियल ले जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। अब ये अनइक्वल एक्सचेंज की वजह से रिजल्टेंट जो क्रोमोसोम डेवलप होंगे उनमें जीन डिलीशन या सम पीसीज ऑफ सम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिलीशन में अकर, ड्यू टू विच द रिजल्टेंट प्रोडक्ट में इफेक्टेड, और प्रोटीन आपका इफेक्टेड पैदा होगा, डैमेज होगा और जीन लॉस भी हो सकती हैं और मेजर लेवल पे भी ये लॉस हो सकता है। देन हमारे पास आ गया केमिकल चेंजेस। कुछ केमिकल 2 किस्म के मेन इश्यूज क्रिएट करते हैं। वन इज़ अ डीप्यूरिनेशन, प्यूरिन बेस को रिमूव करवा देना, कुछ केमिकल ये काम करते हैं। अदर वन इज़ अ डी अमाइनेशन, बाज़ औक़ात कुछ न्यूक्लियोटाइड के अंदर से हमारे पास नाइट्रोजनस बेस से अमाइन ग्रुप डिलीट करते हैं। पहले बात करते हैं डीप्यूरिनेशन में प्यूरिन डैमेज को या प्यूरिन डिलीशन को। जस्ट लाइक दैट आप एक सीक्वेंस देख रहे हैं TGGC एंड उसका कम्प्लीमेंट्री है ACCG। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा वीडियो को हाई क्वालिटी पिक्चर पे रख के देखें, तब आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये काफ़ी माइनर स्मॉल साइज़ के डायग्राम्स हैं। हाउएवर तो यहाँ पे क्या हुआ, डीप्यूरिनेटिंग केमिकल ने जो सेकंड नंबर पे मौजूद ऊपर वाले स्टैंड पे गवानीन है उसे डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो पीछे एक एप्यूरिनिक साइड बन गई। एप्यूरिनिक साइड मतलब वहाँ पे प्यूरिन मौजूद नहीं है, TGC, उसके कम्प्लीमेंट्री ACCG। अब 2 स्टैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एक दूसरे को फेस करते हैं। नीचे वाला स्टैंड जब टेम्पलेट के तौर पे एक्ट कर रहा होगा तो वो नॉर्मली एक्ट करेगा और उसके आगे एग्जैक्टली TGGC के सामने हमारे पास TCCG लग जाएगा। लेकिन ऊपर वाला स्टैंड जिसमें डिलीशन हुई थी, अब जब भी डीप्यूरिनेशन होगी, गवानीन वहाँ से रिमूव हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियोटाइड को वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा और जो न्यूक्लियोटाइड एडजस्ट होगा उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस एडिनिन होगी। ये कॉमन रूल है, ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होता है। देखो, अ न्यूक्लियोटाइड विद द इनकरेक्ट बेस most often adenine is incorporated into the newly synthesizing strand। तो A के जगह पे जहाँ पे G था वहाँ पे A लग जाएगा, AACG, और नीचे था T गैप CG, तो वहाँ पे अब नया स्टैंड आएगा और न्यूली सिंथेसाइज में एडिनिन आएगा गैप के अगेंस्ट, और फिर अगेन वो रेप्लिकेशन के दौरान A अपनी जगह पे T लगा लेगा, जहाँ पे गैप है उसके सामने A लग जाएगा, यहाँ पे A है ये टेम्पलेट, उसके अगेंस्ट T लग जाएगा, और यहाँ पे नीचे A लगेगा और ऊपर T लग जाएगा। हाउएवर दोनों रिजल्टेंट जो ऊपर वाले स्टैंड के टेम्पलेट के रनिंग आ रहे हैं वो दोनों में रेप्लिकेशन के दौरान एडिनिन और थायमिन लग जाएगा, गवानीन साइटोसिन का कंसेप्ट नहीं आएगा, तो ये दोनों म्यूटेंट फॉर्म होंगे। ओके होगी बात। ये था डीप्यूरिनेशन की वजह से जब भी गवानीन डिलीट होगी उसकी जगह पे एडिनिन आएगी, और जब एडिनिन आएगी तो उसके कम्प्लीमेंट्री थायामीन आएगी। नेक्स्ट वन इज अ डीअमाइनेशन, अमाइन ग्रुप का डिलीट होना। अमाइन ग्रुप जब वहाँ से किसी जगह से रिमूव होता है, ठीक है,
वहाँ पे कोई और चीज़ लग जाती है, किसी और चीज़ की एडिशन हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, डीएमाइनेशन जो ऊपर लिखा है, द लॉस ऑफ एन अमाइनो ग्रुप NH2 छोटा होना चाहिए था फॉर अ बेस, डीएमाइनेशन में अक्कर स्पॉन्टेनियसली आर बी इंड्यूस बाय द म्यूटाजेनिक केमिकल। आगे इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में लेक्चर है मजीद एंड पे, ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें डिटेल ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन के ऊपर अमाइन ग्रुप लगा होता है। डीएमाइनेशन कंपोनेंट अमाइन ग्रुप को रिमूव करके वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन को डोनेट करवा के यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर देता है। तो साइटोसिन और यूरासिल के अंदर मेन डिफरेंस ही यही था, दोनों सिंगल रिंग्ड होते हैं, वहाँ पे अमाइन की जगह पे ऑक्सीजन अटैच होता है, तो जहाँ पे साइटोसिन होगा वहाँ पे यूरासिल लग जाएगा। लेकिन अगर यूरासिल की एक अदर फॉर्म फंक्शनली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, जहाँ पे यूरासिल साइटोसिन की अनदर फॉर्म, जहाँ पे साइटोसिन के कार्बन और ये पैरा के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, वहाँ पे बाज़ औक़ात मिथाइल ग्रुप लगा होता है CH3, इट इज़ आल्सो अ साइटोसिन, ठीक है, बट इसे 5 मिथाइल साइटोसिन बोला जाता है। अगर 5 मिथाइल साइटोसिन की अमाइन ग्रुप को हटा के उधर ऑक्सीजन लगाया जाए तो यूरासिल नहीं थायामीन बनता है। तो सिंपली डीअमाइनेशन ऑफ साइटोसिन may result in uracil and deamination of the 5 methyl cytosine may result in a thiamine। तो ये बेस पेयर चेंज हो जाते हैं और बदले में उनका कंप्लीमेंट्री बेस पेयर भी चेंज होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। आगे हमारे पास बात आएगी इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में। Induced mutation, a mutation through result which change occur by the environmental chemicals or the radiation are called the induced mutation। हम खुद से जो कोई म्यूटेजन के थ्रू म्यूटेशन करवाते हैं और उससे अपना कोई बेनिफिट या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज करके जेनेटिक्स को पढ़ रहे होते हैं और उनके नए नए कॉम्बिनेशन बनने की वजह से जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उनको बेनिफिशियल हैं या नहीं है, जीन मैनिपुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये यूज़ होगा। A number of the environmental agents are capable of damaging the DNA, including certain chemicals and radiations. Mutagens are anything from the environment which we can use to induce the mutation. Any environmental agent that significantly increase the rate of the mutation above the spontaneous rate, जो खुद ब खुद होता है उससे ज़्यादा करवाने वाला कोई केमिकल म्यूटेजन कहलाता है। The first discovery of the chemical mutagens was made by the Charlotte ये बिच। अब मुझे इनके प्रोनाउंसिएशन नहीं आते, बड़ा औखा काम है भाई, देसी सा बंदा हूँ। इंड्यूस म्यूटेशन किस किस टाइप की होती है? यहाँ पे हम तकरीबन 7 टाइप्स की इंड्यूस म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, बट बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है इंड्यूस म्यूटेशन के अंदर। इवन कि अब इंड्यूस म्यूटेशन से अच्छा एक और बात बता दूँ, कुछ इंड्यूस म्यूटेशन या हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक पहले यूज़ की जाती थी और फिर उसके बाद रैंडम इंड्यूस म्यूटेशन करवाई जाती थी, लेकिन अब जो आज का टॉपिक है इट इज़ अ टारगेटेड इंड्यूस म्यूटेशन। हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देख के एक ख़ास न्यूक्लियोटाइड को ही चेंज करते हैं और जान के करते हैं कि इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियोटाइड डिलीट करें, ऐड करें, बेस पेयर चेंज करें तो उसके रिजल्टेंट क्या होगा, वो बात हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बेस एनालॉग। बेस एनालॉग क्या है? अ केमिकल with structure similar to that of the any of the 4 standard base of the DNA। कोई भी केमिकल जो एडिनिन, थायमिन, गवानिन, साइटोसिन की न्यूक्लियोटाइड से मिलता जुलता है उसको लेंगे। DNA polymerase cannot distinguish these analogs from the standard base। जब DNA polymerase the enzyme which perform the translation which perform the replication, वो डिसाइड नहीं कर पाता ये एनालॉग यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस बेस हैं या ओरिजिनल हैं, तो हम उन्हें अपनी जगह पे लगाते हैं। जैसे कि हम यूरासिल जो सा है 5 ब्रोमो यूरासिल को यूज़ करते हैं सिंथेटिक DNA के अंदर ताकि हम उससे अपनी इनकॉर्पोरेशन को के रिज़ल्ट को चेक कर सकें। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ब्रोमो यूरासिल, सिंपल थायामीन को अगर लें, जैसे कि ये हमारे पास थायामीन है, इसके आपके कार्बन नंबर 5 के ऊपर CH3 यानी कि मिथाइल रीजन लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से CH3 को हटा के ब्रोमीन लगा दें देन दैट विल बी द 5 ब्रोमो यूरासिल, ठीक है। अब 5 ब्रोमो यूरासिल
हमारे पास नॉर्मली तो बेस पेयरिंग करता है विद एडेनिन, बट इट आल्सो हैव एबिलिटी टू पेयर अप विद द मिस पेयरिंग विद द गवानिन। तो अगर कहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, वहाँ पे थायामिन की जगह पे 5 ब्रोमो यूरासिल लगवा दो या इंड्यूस करवा दो, तो थायामिन ने जैसे एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग करनी थी, जो कि श्योरली उसी के साथ करनी थी, कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढना था, लेकिन 5 ब्रोमो यूरासिल एडेनिन के बजाय गवानिन के साथ भी पेयरिंग कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, हम एक ये डीएनए रन सेगमेंट देखते हैं। ये देखें जी, सीक्वेंस है GAC और उसका कंप्लीमेंट्री है CTG। तो रेप्लिकेशन के दौरान GAC के जो गवानिन एडेनिन साइटोसिन है, उसके अगेंस्ट एडेनिन के अगेंस्ट थायामीन लगवाने के बजाय 5 ब्रोमो यूरासिल लगा देते। पॉलीमरेज जो हमारे पास जो एनालॉग हैं, बेस एनालॉग, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। अब पॉलीमरेज एंजाइम ये नहीं जान पाता कि ये 5 ब्रोमो यूरासिल है या थायामीन है, क्योंकि थायामीन और 5 ब्रोमो यूरासिल में इतना फ़र्क है कि 5 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप हो तो थायामीन, और अगर ब्रोमीन हो तो 5 ब्रोमो यूरासिल। ये आ गया। फिर इंडक्शन होने के बाद ये नीचे वाला स्टैंड एज अ टेम्पलेट अगली रेप्लिकेशन के दौरान काम करेगा, CBG। अब 5 ब्रोमो यूरासिल एडेनिन के साथ भी पेयर कर सकता है, लेकिन वो गुआनिन को भी सिलेक्ट कर सकता है। तो इधर क्या होगा, CBG यानी कि 5 ब्रोमो यूरासिल विच इज़ ऑन द प्लेस ऑफ द थायामीन। यहाँ पे अगर वो थायामीन के प्लेस पे है तो अगेंस्ट एडेनिन लगानी चाहिए, वो एडेनिन के बजाय गुआनिन को सिलेक्ट कर लेता है। CBG कंप्लीमेंट्री उसका आएगा GGC, ना कि GAC। एडेनिन ही आएगा, जो शुरू में पेरेंटल पार्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे क्या आ गया, GGC। अब जो नीचे वाला स्टैंड है उसमें 5 ब्रोमीन है, 5 ब्रोमो यूरासिल है, तो ये ओरिजिनल डीएनए का बेस पेयर नहीं है, लेकिन उसके कंप्लीमेंट्री जो अब नया बना GGC बना, ना कि GAC बना। तो ये GGC है, ये अगेन रेप्लिकेशन के दौरान अपना अगला पार्ट जो कंप्लीमेंट्री लगाएगा वो C लगाएगा, तो ऊपर आ गया GGC और नीचे आ गया CCG। रिजल्टेंट पहले पेरेंटल सबसे पहले स्टैंड के अंदर हमारे पास GAC था और नीचे CTG था। अब रिजल्टेंट एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर चेंज हो गया, AT से GC बन गया। एडेनिन, जहाँ पे एडेनिन थायामीन था वहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन लग गया। तो ये एक टारगेटेड म्यूटेशन हमने करवाई और एक बेस पेयर को सब्स्टिट्यूट किया। तो ये हमारे पास एक रन फ्लो था, इसके अंदर इस तरीके से हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसका जो कंप्लीमेंट्री स्टैंड है, ये वाला, ये जो है इधर से इधर है, ये अगेन ये बनने के बाद वापस इधर जाएगा, ये एरो इधर से इधर जाएगा और फिर रिपीटेशन होगी और फिर ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा। रिजल्टेंट ऊपर वाले रेप्लिकेट करके नए वेरिएंट बनाते रहेंगे, यानी कि म्यूटेंट फॉर्म बनाते रहेंगे, जो एरर शो हो रहा है। That is a 5 ब्रोमो यूरासिल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द बेस एनालॉग। और दूसरे बेस एनालॉग भी मौजूद है, बट यहाँ पे हम एक कंसेप्ट सिर्फ देख रहे हैं, एग्जाम्पल सारी निकाले। नेक्स्ट वन इज़ अ alkylating agent. Alkylating agent, the agent which can add the alkyl agent just like methyl, ethyl, propyl, ऐसे कंपाउंड को किसी यूनिट के अंदर इंसर्ट करवाने वाले एजेंट को अल्काइलेटिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि केमिकल दैट डोनेट द अल्काइल ग्रुप्स, दीज एजेंट्स इंड्यूस द मिथाइल। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे जगह नहीं है, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देना, नहीं तो इथाइल ग्रुप लगा देना न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इथाइल मिथानोसल्फानेट, इथाइल मिथानोसल्फानेट इज अ सब्सटेंस EMS एड द इथाइल ग्रुप टू द गुआनिन। ये देखो, ये है गुआनिन, गुआनिन के अंदर इथाइल मीथेन सल्फानेट कंपाउंड, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ मौजूद ऑक्सीजन है उसके उस डबल बॉन्ड कार्बन से ब्रेक करके वहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा देता है, CH2CH3। अब ये हम बन जाएगा O6 इथाइल गुआनिन। अब गुआनिन, नेचुरल गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर अप होता है, ठीक है, ऊपर वाले ऑक्सीजन को भी यूज़ करता है और साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बट ये हमारे पास ऑर्थो 6
इथाइल गवानीन जो सा है ये थायामीन के साथ पेयर अप करेगा, और कहीं पे पहले गवानीन साइटोसिन का पेयर था, वहाँ पे गवानीन हट के उसके अगेंस्ट, गवानीन के अगेंस्ट साइटोसिन के बजाय थायामीन लगेगी, और फ्यूचर में इस गवानीन अल्टरनेटिव गवानीन यानी कि ऑर्थोसिक्स इथाइल गवानीन को हटा के एडिनिन लगा दी जाएगी। तो पीछे जैसे हमने स्टैंड की एग्जांपल पढ़ी वैसे ही सी जी को हटा के ए टी इंसर्ट करवा दिया जाएगा। पहले हमने ए टी को हटा के सी जी इंसर्शन पढ़ी थी। ये वाली टेक्निक देखो, इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दरमियान में ए टी पेयर, और एंड पे इधर रिजल्टेंट जो नज़र आएगा वो आपको नज़र आएगा सी जी पेयर। तो अगर आप टारगेटेड पेयरिंग को चेंज करना चाहते हैं, एडिनिन टू थायामीन, एडिनिन थायामीन को गवानीन साइटोसिन में चेंज करना है, देन 5 ब्रोमो यूरासिल वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। और अगर आपने गवानीन साइटोसिन को चेंज करना है एडिनिन थायामीन में तो आप अल्काइलेटिंग एजेंट को यूज़ करेंगे, बट बहुत कंट्रोल मैकेनिज्म से होता है। एक और तरीका है साइटोसिन गवानीन को एडिनिन थायामीन बेस पेयर में चेंज करने का, दैट इज कॉल्ड द डीएमाइनेशन। पीछे जो यूज़ किया था वैसा ही होगा, लेकिन ये इंड्यूस करवाया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रिस एसिड को इस्तेमाल किया जाएगा। इन एडिशन टू द स्पॉन्टेनियस अकरेंस, डीअमाइनेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द सम केमिकल। फॉर एग्जांपल नाइट्रिस एसिड डीअमाइनेट द साइटोसिन, ठीक है, create the uracil which is the next round of the replication pair with the adenine produce the GC2 thiamine adenine transition mutation। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अगेन बात करते हैं। साइटोसिन के ऊपर अमाइन ग्रुप है, नाइट्रस एसिड ने उसके अमाइन ग्रुप को उतार लेना है और खुद नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाना है, और वहाँ पे ऑक्सीजन को लगा देना है, ठीक है, वाटर डोनेशन के थ्रू, और उस यूरासिल वो फिर साइटोसिन यूरासिल में चेंज हो जाता है। अब ये यूरासिल जैसे कि साइटोसिन ने कहीं पे गवानीन के पेयरिंग अगेंस्ट आना था ना, लेकिन ये यूरासिल एडिनिन को अपने अगेंस्ट ले आता है। फिर फ्यूचर में रेप्लिकेशन होते वक्त एडिनिन उस यूरासिल को उतार के अपने अगेंस्ट थायामीन लगा देता है। तो हमने कहीं पे बेस पेयर में सी जी था, सी को हमने चेंज किया यूरासिल में, सी ने अपने अगेंस्ट गवानीन के बजाय एडिनिन को लगा दिया, फिर एडिनिन ने उस सी को हटा के अल्टरनेटिव यूरासिल को हटा के उसकी जगह पे वो थायामीन लगा देगा। तो कहीं पे बेस पेयर सी जी है तो वहाँ पे टी ए को शिफ्टिंग करवा दी जाएगी। जैसे हमने ये वाले रन किए हैं रेप्लिकेशन इवेंट्स, तो आपको ये भी रेप्लिकेशन इवेंट्स रन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बहरहाल नहीं तो इतना याद कर लें इनफ है कि गवानीन साइटोसिन पेयरिंग को रिमूव करके थायामीन एडिनिन पेयरिंग डालनी हो तो डीअमाइनेशन यूज़ हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ अ हाइड्रोक्सल अमाइन। Hydroxylamine is a very specific base modifying mutagen that add the hydroxyl group to the cytosine। साइटोसिन में हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर ऐड किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सलामाइन साइटोसिन में। दिस कन्वर्जन इंक्रीज कर देती है टाटोमर्स को, टाटोमर्स फॉर्मेशन को। टाटोमर्स पेयरिंग जो सी है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ी, वो इंसर्शन के दौरान डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को अटैच करती है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल साइटोसिन हमारे पास हाइड्रोक्सलामाइन की प्रेजेंस में अमाइन ग्रुप की जगह पे एच को उतार के वहाँ पे ओ एच लगवा देती है। तो ये जो साइटोसिन है नेचुरल साइटोसिन दैट वाज चेंज इनटू द हाइड्रोक्सल अमाइनो साइटोसिन, मीन हाइड्रोक्सल ग्रुप इज अटैच ऑन द अमाइन रीजन ऑफ साइटोसिन। ये साइटोसिन ये इसका अमाइन रीजन NH2 होना था, यहाँ पे एक एच को हटा के उधर ओ एच लग गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्सो अमाइनो साइटोसिन जो सा है वो साइटोसिन की तरह गवानीन के साथ अटैच नहीं होती, ये उल्टा अटैच होती है एडेनिन के साथ। और फ्यूचर में ये एडेनिन जब इसके अगेंस्ट आएगी वो एडेनिन इस हाइड्रोक्सो अमाइन साइटोसिन को हटा के थायामीन लगा देगी। तो कहीं पे भी साइटोसिन गवानीन पेयर है तो वहाँ पे एडेनिन थायामीन पेयर आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़। ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मल्टीपल टाइप के हैं लेकिन ये बहुत अनकंट्रोल्ड होते हैं। ये टारगेट साइट को अलावा और बहुत सारे डैमेज काज करवा सकते हैं। रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन डैमेज द DNA एंड इंड्यूस द म्यूटेशन आर ब्रिंगिंग अबव द केमिकल चेंजेस इन DNA।
केमिकल चेंजेस ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस इन डीएनए, डीएनए के चेंजेस लाएंगे इनको अंदर ब्रेकेज पैदा करके। कौन कौन सी हैं? जैसे सुपर ऑक्साइड रेडिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड रेडिकल या हाइड्रोक्सिल रेडिकल वगैरह। ये मोस्टली ओजोन भी आ सकती हैं इसमें, परऑक्साइड भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जी गवानीन, गवानीन के इस रीजन में 5 कार्बन रिंग के ऊपर इस जगह पे हाइड्रोजन लगा होता है। ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी इस जगह पे आके इस हाइड्रोजन को उतार लेती है और बदले में उसकी जगह पे ऑक्सीजन को लगा देती है। तो आपके पास 5 ऑक्सी 7 8 डिहाइड्रोक्सो ऑक्सीगवानीन बनती है, ठीक है, जो कि फ्यूचर में गवानीन, ओरिजिनल गवानीन ने साइटोसिन के साथ पेयरिंग करनी थी, लेकिन ये अल्टर फॉर्म ऑफ गवानीन में पेयर विद द एडिनिन। ये एंड पे नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में एडिनिन के साथ। ये पता नहीं इसका कर्सर इससे नीचे क्यों नहीं जाता। हाँ, ये नीचे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास गवानीन में चेंज इनटू द दैट अल्टरनेटिव फॉर्म एंड विच में अटैच विद द एडिनिन रेदर देन द साइटोसिन, ठीक है। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो थी टारगेटेड साइट, और ये जितने भी हमने अभी मैकेनिज्म पढ़े इंड्यूस म्यूटेशन के, इन सब के अंदर सब्स्टिट्यूशन करवाई जा रही है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है एक बेस पेयर को हटा के दूसरा बेस पेयर। एडिनिन थायमिन की जगह पे गवानीन साइटोसिन, गवानीन साइटोसिन की जगह पे एडिनिन थायमिन। बट अगर डिलीशन या इंसर्शन करनी हो, एक नए सिरे से आपने इंड्यूस म्यूटेशन में ऐड करना हो कोई बेस पेयर, जो एक पिछला भी ऐड वाला मैकेनिज्म पड़ा था वो स्पॉन्टेनियस था, इंड्यूस नहीं था। इंड्यूस में हमारे पास इंटरकैलेटिंग एजेंट आते हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट ऐसे हैं जो एक स्टैंड के बेस पेयर के दरमियान में कहीं जाके फंस जाते हैं, वहाँ पे इंटरकलेटर करते हैं, इनसाइड इन बिटवीन द टू बेस पेयर्स वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। जैसे इंटरकलेटिंग एजेंट प्रोड्यूस अ म्यूटेशन बाय सैंडविचिंग देमसेल्फ, अपने आप को डाल लेते हैं बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर इन द डीएनए। दे डिस्टॉर्ट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ हेलिक्स, उसके स्ट्रक्चर को खराब करेंगे, एंड काज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इंसर्शन और डिलीशन, वहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देंगे या डिलीट कर देंगे। अब आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है इंसर्शन या डिलीशन के रिजल्टेंट में फ्रेम शिफ्ट होता है, और आगे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो जितने भी फ्रेम शिफ्ट है वो बैक शिफ्टेड होगी, और एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट होगा तो फ्रंट शिफ्टेड होगी। कोडिंग जो से हैं कोडान फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपके पास पहले जीजीसी 3 कोडान थे, वो पहले न्यूक्लियोटाइड को काउंट कर रहे थे, अब एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होने की वजह से वो कोडिंग सारी चेंज हो जाएगी और प्रोटीन बहुत ज़्यादा डैमेज को फेस करेगा, ठीक है। हाउएवर आगे कोई और डिलीशन या इंसर्शन नहीं होती। तो ये काम कैसे करता है, इसकी टाइप कौन कौन सी है? एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास प्रोफ्लेविन, ठीक है, एक्रेडिमाइन ऑरेंज, इथिडियम ब्रोमाइड, और उसके बाद डाइऑक्सिन। ये हमारे पास देखिए ज़रा, ये एक बेस पेयर का एक स्टैंड का पीस है जिसमें CTGA और नीचे GACT, इनके दोनों के दरमियान में एक हमारे पास प्रोफ्लेविन या एक्रेडिमाइन इन 2 बेस पेयर के दरमियान में आके ये इंटरकलेट हो गया। अब जब ये इंटरकलेट होता है तो यहाँ पे जब इसे रिमूव किया जाता है, इसकी जगह पे एडिनिन थायामीन को इंसर्ट करवा सकते हैं, या इसके साथ साथ कोई गवानीन साइटोसिन या तो एडिनिन थायामीन को डिलीट भी करवा सकते हैं। तो डीएनए के स्टैंड के अंदर ये एक डीएनए का स्टैंड दिखाया गया और इसके अंदर आपकी इंसर्शन ये करवा के दिखाई गई है। वैसे नॉर्मली पिंक कलर से बेस पेयर शो किए जा रहे हैं, नाइट्रोजनियस बेस पेयर, और जो ऑरेंज कलर ये येलो कलर से ये हमारे पास आपके पास इंटरकलेटिंग एजेंट को शो किया जा रहा है, जो कि स्टैंड को रप्चर करके वहाँ पे एडिशन या डिलीशन करेंगे और रिजल्टेंट फ्रेम शिफ्ट होगा। नेक्स्ट वन इज़ अ रेडिएशन। रेडिएशन आयनाइजिंग रेडिएंट जो से है, रेडिएशंस जो सी होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज होगी जो कि जिनकी वेवलेंथ 254 से लेकर 260 नैनोमीटर के बिटवीन होगी, या एक्स रेज होगी या गैमा रेज होगी, कोई भी ऐसी रेज डीएनए को डैमेज कर सकती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इंक्लूडिंग दोज इन द डीएनए एंड इन लीडिंग काज ऑफ द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। बांड तोड़ेंगे, रिपेयरिंग के दौरान या उसे रिकवर करने के दौरान कोई ना कोई डिलीशन या एडिशन या सब्स्टिट्यूशन हो ही जाएगी। अगर आप आयनाइजेशन रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी या डोजेज ज़्यादा करें तो डीएनए डैमेज ज़्यादा होगा एंड इट मे इफेक्ट और किल द सेल को मार भी सकता है, लेकिन और इसमें टारगेटेड साइड म्यूटेशन भी नहीं है।
ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सरेज वगैरह या अल्ट्रावायलेट रेज को यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास इंड्यूस करके बॉन्ड को तोड़ा भी जा सकता है। हाउएवर इधर एक आप एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ पे ये एक AGGT बॉन्ड था, ठीक है, उनके दरमियान में ये बॉन्ड है, इस टारगेट साइट को ब्रेकेज करवाया जा सकता है या इन बॉन्ड को इंड्यूस करवाया जा सकता है इन रेडिएशन के थ्रू। दिस इज अबाउट द इंड्यूस म्यूटेशन। अब एक और कैटेगरी इसके साथ ही मैं पढ़ा देता हूँ, जेनेटिक मोज़ेइक्स। जेनेटिक मोज़ेइक्स में क्या होता है कि कुछ सेल जो उनसे हैं वो हमारे पास अल्टर्ड फॉर्म में होते हैं जीनोम में, और कुछ सेल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ द टू आर मोर पॉपुलेशन ऑफ द सेल विद द डिफरेंट जीनोटाइप। एक कैटेगरी ये सेल्स की, उनका जीनोम डिफरेंट है, दूसरी कैटेगरी का जीनोम डिफरेंट है। डिफरेंट जीनोटाइप इन वन इंडिविजुअल आर दोज हु हैव डेवलप्ड फ्रॉम द वन सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। एक एग से पैदा होने वाले एक ऑर्गेनिज्म के जितने सेल हैं उनके अंदर जीनोम में अगर कुछ सेल डिफरेंट जीनोम रखते हैं और कुछ डिफरेंट रखते हो तो आप उससे जेनेटिक मोज़ेइकनेस कहते हैं, ठीक है। अब ये फिनोमेना पहली दफ़ा डिस्कवर किया था कॉर्स्टन ने, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, अगर वो सोमैटिक है मतलब वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते उसे सोमैटिक मोजेसिज्म कहते हैं, और अगर वो गोनेडल है मतलब जो गमीट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं उसे गोनेडल मोजेसिज्म कहेंगे। सोमैटिक मोजेसिज्म क्या है? सम सेल्स ऑफ द बॉडी आर ऑफ मोर देन वन जीनोटाइप। डिफरेंट जीनोटाइप अराइज फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ड्यू टू द म्यूटेशन। अब एक ज़ाइगोट बना, फर्टिलाइज एग हुआ, उससे क्लीवेज हुई 2 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उनको कुछ सेल के ऊपर म्यूटेशन होगी। 4 सेल के लेवल पे, 2 सेल के लेवल पे, चलो 2 सेल के लेवल पे बात करें, एक सेल में म्यूटेशन होगी दूसरे पे नहीं हुई। एक सेल से सेल तमाम जितने भी सेल ड्राइव हुए वो सारे ठीक हुए, और जो म्यूटेंट पार्ट था दूसरा सेल, उससे जितने सेल डिवाइड होंगे पैदा होंगे वो सारे म्यूटेंट होंगे। जैसे कि इन रेयर केस इंटरसेक्स कंडीशन can be occur by the mosaicism, whereas the some cell in the body have the double X and the other have the XY chromosome. आधे सेल डबल एक्स रख रहे हैं और आधे XY रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मिल्डर्स फॉर्म्स ऑफ द कैलिपिल्टर सिंड्रोम, in this syndrome some cells have the normal genotype XY and some mosaic nature cells carry the 2X and 1Y. So trisomy, they may show the trisomy in few cells and few cells have the normal genotype. Whereas in some of the patient the cell contain the XY chromosome and other some contain the XXY chromosome. अराउंड 30% ऑफ द टर्नर सिंड्रोम केसेस, दुनिया में 30% जो टर्नर सिंड्रोम यानी कि रिड्यूस फीमेल है, नॉन फर्टाइल या स्टीराइल फीमेल जो सी हैं जिनमें एक एक्स मिसिंग होने की वजह से है, उनके अंदर 30% जो फीमेल्स हैं वो मोजेसिज्म का शिकार होती हैं। वाइल कंप्लीट मोजेसिज्म 45 एक एक्स का होना अकर अबाउट द 50 to 60% ऑफ द केसेस। दुनिया में टोटल केसेस में 50 से 60% के अंदर तमाम सेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, लेकिन 30% केसेस के अंदर हमने देखा है कि जिनके अंदर कुछ सेल में एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है और बाकी सेल में 2 एक्स होते हैं। गोनेडल मोजेसिज्म, अच्छा ये एक बात याद रखो, ये जो उनसे एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम मिसिंग का भी जिक्र कर रहे हैं ना, ये सोमैटिक सेल का जिक्र कर रहे हैं। सोमैटिक सेल में भी भाई एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं कि उन्होंने गोनेडल सेल में ही होना है। लेकिन अगर गोनेडल सेल में हो तो क्या होता है? गोनेडल मोजेसिज्म्स आर द जर्म लाइन मोजेसिज्म इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द मोजेसिज्म इन विच द सम gametes either the sperm or the oocytes carry the mutation resulting in a rate are normal, but the rate are the normal. For example, गोनेड सेल के अंदर वहाँ पे जो स्पर्म और एग बना रहे हैं, कुछ सेल के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से कुछ सेल ख़राब हो जाएं, कुछ ठीक हो जाएं, यानी कि आधे स्पर्म ठीक पैदा हों, आधे स्पर्म ख़राब पैदा हों, कुछ ऐसा हो सकता है। द केस इज यूजुअली अ म्यूटेशन दैट अकर इन अ अर्ली स्टेम सेल दैट गिव राइज टू ऑल आर द पार्ट ऑफ द गोनेडल टिश्यू। जब गोनेड बने रहते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एक बच्चे की या बच्ची की डेवलपमेंट के दौरान उसके अंदर माँ के पेट के अंदर ड्यूरिंग गेस्टेशन एज वहाँ पे स्पर्म और एग बनाने के लिए गोनेड डेवलप कर देते हैं। उस टाइम उनके अंदर कोई म्यूटेशन हो तो गोनेड के कुछ टिश्यू यानी कि ओवरी एंड टेस्टी, सॉरी गोनेडल मतलब गोनेड्स ओवरी एंड टेस्टी का जिक्र करें, कुछ टिश्यू मोजेसिज्म को फेस करते, कुछ नहीं करते। अच्छा, इन दिस केस ओनली द सम चिल्ड्रन बी इफेक्टेड इवन फॉर अ डोमिनेंट डिसीज।
कुछ डिसीज़ ख़राब होने की वजह से कुछ ही बच्चे उनके औलाद बीमार होती है, क्योंकि सारे सेल तो उनके ख़राब नहीं ना, उनमें से कुछ सेल ख़राब हैं तो कुछ स्पर्म ख़राब बनेंगे और कुछ ठीक बनेंगे और रिजल्टेंट म्यूटेशन बच्चों के अंदर प्रॉब्लम कम आएगी। फैक्टर्स इंड्यूसिंग मोजेसिज्म, जैसे कि एंडोजेनिक इफेक्ट, इंटरनल सेल में मोबाइल एलिमेंट, बॉडी के अंदर कुछ मोबाइल एलिमेंट होते हैं जो डीएनए डैमेज करते हैं, सेल के अंदर कुछ केमिकल्स। ऐसे ही डीएनए पॉलीमरेज स्लिपेज, पॉलीमरेज स्लिप करके वहाँ पे एक लूप बन जाता है, हमने जैसे डिस्कस किया हुआ है। अनबैलेंस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम की तादाद अनइक्वल सेग्रीगेट हो, ये सेल के अंदर के इशू हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स। लेकिन एक्सोजेनिक केस में निकोटीन और यूवी रेज को फेस करने की वजह से म्यूटेशन हो सकती है। सोमैटिक मोजेसिज्म हैज़ बिन क्रिएटेड इन ड्रोसोफिला बाय यूजिंग द एक्स-रेज ट्रीटमेंट एंड कैन यूज फॉर द irritations to induce the somatic mutation has been useful technique to study the genetics। हमने ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट के दौरान उनके ऊपर जान के अल्ट्रावायलेट रेज गिरा के उनके अंदर मोज़ेक किस्म की या इंड्यूस किस्म की मोजेसिज्म काज करवाई और फिर हम उसको स्टडी करें ताकि हम जेनेटिक्स को मज़ीद डिटेल में देख सकें। ये रेफरेंसेस हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ये वीडियो बहुत लंबी होगी तो काइंडली कंप्लीट देखें, पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियोस को रेलिवेंट लोगों से शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।